Welcome you all in this class. Today we will discuss about social institutions under course number AEXT 5111. सोशल इंस्टीट्यूशंस या हिंदी में इसको हम बोलेंगे सामाजिक संस्थाएं। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक संस्थाएं क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके अलग अलग कार्य क्या होते हैं। सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में जो इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका मीनिंग है सोशल इंस्टीट्यूशन का। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड बाय मैन फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स इन सोसाइटी टू मीट बेसिक नीड्स सच एज स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, क्लियरली डिफाइंड रोल्स ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सोशल इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड बाय मैन, मतलब कि ये लोगों के द्वारा ही बनाए जाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप्स मतलब अपने संबंधों के आधार पर ये सोशल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका निर्माण करते हैं। और इन जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्यों की एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये सारी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूरी होती है। जैसे स्टेबिलिटी, उनको एक स्थिरता प्रदान करता है। लॉ एंड ऑर्डर मतलब किन नियमों के तहत वो उस सोसाइटी का मेंबर रह सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी सोशल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से डिसाइड होते हैं। क्लियरली डिफाइंड रोल्स ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या हुआ कि अधिकारों की स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएं तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस ही प्रदान करता है। डिसीजन मेकिंग, ये सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिसीजन मेकिंग्स वगैरह में भी जो समाज के लोग हैं उनका सहायता करता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सामाजिक संबंधों के आधार पर मानव ने सामाजिक संस्थाओं को जन्म दिया है। ये सामाजिक संस्थाएं जो है वो लोगों की आधारभूत आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत नियम कानून हो गया, ठीक है ना, शिक्षा हो गया, आर्थिक आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स होती है किसी भी व्यक्ति की जीवन यापन करने के लिए। विवाह वगैरह हो गया, नातेदारी, रिश्तेदारी, ठीक है ना, धर्म वगैरह हो गया जिस पे लोग विश्वास करते हैं और इन्हीं विश्वास के कारण ही कई कार्य वो करते हैं जिसमें वो अपने समाज में बने रहते हैं। ठीक है ना, पूजा पाठ वगैरह किया जाता है। तो ये सारे काम जो है अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से किए जाते हैं। These are organized system of behavior to meet basic needs of society। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, संस्थाएं समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहार की व्यवस्थित प्रणाली है। इन शॉर्ट अगर सोशल इंस्टीट्यूशन को हम बोलना चाहें तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। जहां तक सोशल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशंस की बात है तो हॉर्टन ने इसको डिफाइन किया था, इंस्टीट्यूशन एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स which embodies certain common values and procedures and meets certain basic needs of society। तो इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल पाएंगे? एक संस्था सामाजिक संबंधों का संगठित तंत्र है जिसमें कुछ सामान्य मूल्यों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, ठीक है ना, तथा जिसमें समाज के निश्चित आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाहित है। ये हार्टन के अनुसार इस प्रकार से जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको परिभाषित किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू लैंडिस, लैंडिस के आधार पर क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशंस और फॉर्मल कल्चरल स्ट्रक्चर्स डिवाइज टू मीट बेसिक सोशल नीड्स। इसको हिंदी में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सामाजिक संस्थाएं औपचारिक सांस्कृतिक संरचनाएं हैं जो बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। ठीक है ना, तो व्यक्तियों की जो भी आधारभूत आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस व्यक्तियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि मेजर इंस्टीट्यूशंस इन रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी में किस प्रकार की संस्थाएं पाई जाती है। तो जनरली 5 बेसिक इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन रूरल सोसाइटी। ग्रामीण समाज की अगर हम बात करें तो
5 प्रकार की जो सामाजिक संस्थाएं हैं या पूरी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं पाई जाती है उनको हम इन 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें पहला है द फैमिली, फिर रिलीजन है, फिर है द इकोनॉमिक एंड मेंटेनेंस, फिर है गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। तो इसको वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैमिली, ठीक है ना। इट इज द मोस्ट मल्टीफंक्शनल ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी एंड इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग वर्केबल एंड डिपेंडेबल वेज ऑफ मीटिंग बेसिक सोशल नीड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह समाज में पाए जाने वाली सभी संस्थाओं में सबसे बहुउपयोगी, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग मल्टी फंक्शनल होता है ये, एवं विभिन्न कार्यों का निष्पादन करने वाला होता है। मल्टी फंक्शनल का मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत हम या कोई भी सोसाइटी का व्यक्ति है वो बहुत सारे कार्यों का निष्पादन कर सकता है, तथा यह संगठित संबंधों की एक प्रणाली है जिसमें बुनियादी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने हेतु कार्य करने योग्य एवं भरोसेमंद तरीके शामिल हैं। इसमें क्या है, इन्वॉल्विंग वर्केबल एंड डिपेंडेबल वेज ऑफ मीटिंग बेसिक सोशल नीड्स, ठीक है। फैमिली कॉमनली फुलफिल द फॉलोइंग फंक्शंस इन सोसाइटी। फैमिली किन कार्यों में सहयोग प्रदान करता है या किन कार्यों में मदद करता है या इसके कार्य क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग सेक्स रेगुलेशन, ठीक है। फिर है रिप्रोडक्शन एंड परपेचुएशन ऑफ द फैमिली एंड ह्यूमन रेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिवार और मानव जाति का प्रजनन और संधारण, मतलब ये फैमिली ही है जो समाज को बढ़ाने का काम करता है, मतलब कि एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसा करके। तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि सामाजिकरण। तो ये फैमिली जो है ये इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो सोशलाइजेशन की सीख देती है। मतलब कोई भी परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो समाज में उसका क्या दायित्व होगा, किस प्रकार से उसको एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन यापन करना है, उसके बारे में सीख, सबसे पहली सीख जो है वो फैमिली से ही मिलती है। तो ये सोशलाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर है आपका प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक मेंटेनेंस एंड लाइवलीहुड इन मेनी कल्चर्स। परिवार कई संस्कृतियों में आर्थिक रखरखाव और आजीविका का प्रावधान भी प्रदान करता है, ठीक है ना। कई फैमिलीज में हम लोग देखते हैं कि उस फैमिली में पैदा हो गया तो वो पर्टिकुलर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति उस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसका एक सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है ना, पैदा होने से एक तरीके से डिसाइड हो जाता है। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक मेंटेनेंस एंड लाइवलीहुड, जीवन यापन का तरीका उनको मिल जाता है। प्रोविजन ऑफ लव, लव हो गया, अफेक्शन हो गया एंड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल्स। ये व्यक्तियों को क्या क्या प्रदान करता है, लव, प्यार की आवश्यकता होती है अगर व्यक्ति को जीवन यापन करना है। तो अफेक्शन होने चाहिए, लोगों के साथ संबंध भी उसके होने चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, एक सुरक्षा की भावना भी उनमें होनी चाहिए। तो ये परिवार सारी चीजें प्रदान करती है। प्रोविजन ऑफ क्लास स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फैमिली इनटू ही हैज बीन बॉर्न, मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जिस भी परिवार में पैदा होता है और उस परिवार का जो क्लास स्टेटस होता है, ठीक है ना, तो वो क्लास स्टेटस उसको पैदा होने के समय से ही मिल जाता है। फिर है विद इन द बेसिक इंस्टीट्यूशंस of the family there are secondary institutions such as engagement, marriage, courtship and relationship with the family into which marriage has taken place, ठीक है ना। तो इस फैमिली के अंतर्गत कुछ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि शादी करते हैं तो एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ एक तरीके से मिलाप हो जाता है या उन लोगों के साथ संबंध बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम मैरिज वगैरह जो है, एंगेजमेंट्स वगैरह जो है, कोर्टशिप जो है, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं विद इन द फैमिली, परिवार के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, रिलीजन या धर्म, ठीक है ना। तो रिलीजन इज अ बिलीफ इन पावर सुपीरियर टू मैन
विच कैन कंट्रोल द ह्यूमन लाइफ। मतलब क्या हुआ कि रिलीजन या धर्म का मतलब होता है बिलीफ इन पावर, सुपीरियर पावर। कोई एक सुपीरियर पावर है जिस पे व्यक्तियों का एक विश्वास होता है, ठीक है ना। टू मैन विच कैन कंट्रोल द ह्यूमन लाइफ, जो कि पूरे मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने का काम करता है, पूरे के पूरे उसके जीवन को कंट्रोल करता है, मतलब क्या सही है क्या गलत है ये सारी चीजें उसको बताता है, ठीक है ना। तो ये है आपका धर्म है। रिलीजन प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर मोर्स इन सोसाइटी। यहाँ पे मोर्स का मतलब होता है रूढ़ियां, जो भी समाज में रूढ़ियां व्याप्त है, पुराने समय से जो चीजें चलती आ रही हैं, जो प्रथाएं चलती आ रही है, उसका एक आधार प्रदान करता है रिलीजन, ठीक है ना। उसको एक आधार प्रदान करता है किसी भी समाज में मोर्स को। मोस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग धर्मों की अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से कुछ तत्व हैं जिसके रूप में हम उसको निकाल सकते हैं। तो उसमें से पहला आप लोग देख रहे हैं, अ सेट ऑफ बिलीव्स रिगार्डिंग द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स। मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ बिलीव्स, ये विश्वास का एक सेट है रिगार्डिंग द अल्टीमेट पावर, मतलब कि जो परम शक्ति है, ठीक है ना। या उसी को हम ऊपर बोल रहे थे सुपीरियर पावर, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड में जो भी सुपीरियर पावर उपलब्ध है या लोग जिसको समझते हैं, मानते हैं कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, उस पे एक विश्वास है। तो ये सभी धर्म में आप चले जाइए, ठीक है ना, जिसको हम भगवान या गॉड या इस टाइप के अलग अलग धर्म में जैसे हम लोग बोलते हैं, तो वो एक विश्वास ही है जिसको हम लोग सुपर पावर मानते हैं, ठीक है ना। अ सेट ऑफ बिलीव्स रिगार्डिंग द आइडिया आइडियल एंड प्रॉपर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सेट ऑफ बिलीफ रिगार्डिंग द आइडियल, मतलब क्या हो गया कि आदर्श और उचित व्यवहार की पद्धति, ठीक है ना, कि हमको किस प्रकार से व्यवहार करना है, ठीक है ना। तो ये अगर किसी सुपीरियर पावर पे हमारा विश्वास है और उनके जो भी दिखाए हुए रास्ते हैं, ठीक है ना, तो हम उन रास्तों पे चलने की कोशिश करते हैं। किसी भी धर्म को अगर हम मानने वाले हैं तो उनके द्वारा दिखाया हुआ जिसपे हमको विश्वास है, जिसको हम लोग सुपीरियर पावर बोल रहे हैं, तो उनके बताए हुए रास्तों पर हम चलने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारा व्यवहार उस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। अ सेट ऑफ सेरिमोनियल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस बिलीव्स। धर्म इन मान्यताओं को व्यक्त करने का एक औपचारिक तरीका है। ये जो भी मान्यताएं हमारी है, ठीक है ना, उसको व्यक्त करने का एक औपचारिक तरीका है। फिर है आपका फंक्शंस ऑफ रिलीजन, मतलब कि धर्म या जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनका कार्य क्या होता है, ठीक है ना। तो रिलीजन प्रोवाइड्स रिलीजियस एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक धार्मिक अनुभव हमको प्रदान करता है। रिलीजन प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, मन की शांति हमको प्रदान करता है। हमारा एक विश्वास है कि उनके बताए हुए रास्तों पे अगर हम चले, उनके आदर्शों पे अगर हम चलें, ठीक है, तो हम अपनी लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सोच की वजह से ही एक मन की शांति होती है अगर विश्वास है हमको अपने धर्म पर, तो ठीक है ना। इट कंजर्व्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, जो भी हमारे जीवन के मूल्य है उसको संरक्षित करने का भी ये काम करती है, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब्स रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर पीपल टू फॉलो, ठीक है ना, नियमों का निर्धारण करता है जिसे समाज के सदस्य या उस धर्म के व्यक्ति के रूप में उसे पालन करना होता है। जो भी व्यक्ति जिस भी समाज का है, ठीक है, तो ऐसे कुछ नियम बना दिए जाते हैं, धार्मिक नियम होते हैं। उन धार्मिक नियमों का पालन उसको करना होता है अगर वो उस सोसाइटी का मेंबर उसको बने रहना है, या उस धर्म का मेंबर अगर उसको बने रहना है, ठीक है ना। रिलीजन्स प्रमोट वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, किसी भी समाज के कल्याण को ये बढ़ावा देता है, ठीक है ना। रिलीजन में प्रमोट फैनेटिज्म, मतलब क्या हो गया, कट्टरता, ठीक है ना, यह एक प्रकार से कट्टरता को भी बढ़ावा देता है। अगर आप उस पर्टिकुलर धर्म को मानने वाले हैं तो आपको उस धर्म में कहीं भी सारी बातों को मानना अनिवार्य है,
ठीक है। रिलीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल लाइफ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूरल लाइफ में, ग्रामीण जीवन में, ये जो रिलीजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड मेंटेनेंस वाली जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको हम आर्थिक और रख रखाव वाली सामाजिक संस्थाएं भी कहते हैं हिंदी में। Such institutions provide basic physical subsistence for society and meet basic needs for food, shelter, clothing and other necessities. ठीक है ना। इस प्रकार की संस्थाओं में क्या होता है, इस प्रकार की संस्थाएं जो है वो समाज की आधारभूत भौतिक जीवन निर्वाह करने वाली जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति करता है। इसमें मनुष्य की रोटी, कपड़ा और मकान वाली जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से होता है। ठीक है ना। द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है ना। तो ये जो इकोनॉमिक संस्थाएं है, आर्थिक जो संस्थाएं हैं या मेंटेनेंस वाली जो संस्थाएं हैं, वो आपके कृषि और अन्य उद्योग, ठीक है, और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक जो वस्तुएं होती है, ठीक है ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होना चाहिए, वितरण, ठीक है ना, उसका विनिमय किस प्रकार से होना चाहिए, एक्सचेंज, उसका उपभोग किस प्रकार से होता है, तो इससे संबंधित वाली जितनी भी संस्थाएं हैं वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आता है। और ये सारी संस्थाएं ह्यूमन सर्वाइवल, ठीक है ना, ह्यूमन सर्वाइवल मतलब क्या हो गया कि मानव के जीवन यापन करने के लिए, मानव जीवन का अस्तित्व अगर लंबे समय तक रखना है तो उनकी जो भी आधारभूत भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति इस प्रकार के संस्थाओं के माध्यम से होता है। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड विद इन द मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिट एंड बैंकिंग सिस्टम्स, एडवर्टाइजिंग, कोऑपरेटिव्स एटसेट्रा। ठीक है। तो ये मेन इंस्टीट्यूशन आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक एंड मेंटेनेंस। तो इसके अंतर्गत कुछ सब इंस्टीट्यूशंस हम बोल सकते हैं, वो होते हैं जो क्या क्या है आपकी, क्रेडिट वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग वाली जो संस्थाएं हैं वो हो गया, ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग वगैरह हो गया, कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। तो गांव के स्तर में अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो होती है, या पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक एंड मेंटेनेंस वाले जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंतर्गत ये सारी संस्थाएं आती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट या सरकारी या इसको शासकीय संस्थाओं के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या राजनीतिक संस्थाएं भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इट एडमिनिस्टर्स द रेगुलर क्या रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स सिक्योरिटी इन सोसाइटी, ठीक है ना। इट एडमिनिस्टर द रेगुलरिटी फंक्शंस, मतलब क्या हो गया कि यह कानून और व्यवस्था के नियामक कार्यों का प्रबंधन करता है, ठीक है ना, और समाज में सुरक्षा बनाए रखता है। तो ये गवर्नमेंट वाली जो संस्थाएं हैं उसका इस प्रकार से कार्य होता है। विद इन दिस मेजर इंस्टीट्यूशन देयर आर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन सच एज मिलिट्री सिस्टम, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल सिस्टम एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज। तो गवर्नमेंट वाली जो संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत ये सब आएंगे, मिलिट्री सिस्टम्स वगैरह, पॉलिटिकल फोर्सेस वगैरह इसके अंतर्गत, लीगल सिस्टम्स, ठीक है ना। मतलब लीगल सिस्टम्स मतलब क्या हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर्स, ठीक है ना। इसी लीगल सिस्टम्स के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग रेगुलेटरी जो आपके फंक्शंस हैं, ठीक है ना, वो सब कंडक्ट किए जाते हैं। एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज, तो दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए जो भी हमारी संस्थाएं होती है वो सारी संस्थाएं आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग गवर्नमेंट संस्थाओं का ले सकते हैं जो गांव में पाई जाती है, वो आपका है क्या, पंचायती राज सिस्टम, है ना।
सबसे बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, जो गांव में पाई जाती है, और ये लॉ एंड ऑर्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गांव में, या फिर वहाँ के जो भी विकास के कार्य हैं वो उसके माध्यम से किए जाते हैं। ठीक है ना। तो मेजर फंक्शंस आर, गवर्नमेंट वाली संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या हुआ? इट रेगुलेट्स लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स सिक्योरिटी इन सोसाइटी। ठीक है ना। कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करता है तथा समाज की सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अर्थात ये समाज में सुरक्षा भी बनाए रखता है। ठीक है ना। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स पीपल्स राइट्स एंड प्रोवाइड्स जस्टिस। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, लोगों को न्याय दिलाने का भी काम ये करता है। ठीक है। इट अरेंजेस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक रोड्स, रेलवेज, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। यह कुछ महत्वपूर्ण लोगों की जो सुविधाएं होती है, जैसे रोड वाली सुविधा हो गया, रेलवेज वगैरह, सिंचाई की सुविधा हो गया, विद्युत व्यवस्था करना, ये सब आपका पब्लिक यूटिलिटी वाली सर्विसेज है, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसकी व्यवस्था की जाती है। इट प्रोवाइड्स मेनी प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव फैसिलिटीज। ठीक है ना। यह कई प्रकार के निवारक, उपचारात्मक, ठीक है ना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी क्या है, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 में जो भी दिक्कतें हुई, जो इससे अफेक्टेड थे, उनके लिए क्यूरेटिव फैसिलिटीज, हॉस्पिटलाइज करके उनके इलाज करने का काम, तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, वहां पे उनका इलाज हुआ, तो ये क्या हुआ, गवर्नमेंट वाली इंस्टीट्यूशन हुई। प्रिवेंटिव मतलब कि लोगों को वो रोग ना हो, इसके लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, जिसमें खासकर ये जो हमारे मेडिकल के फील्ड वाली जो संस्थाएं हैं, उसने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट वाली संस्थाएं हैं, तो इस प्रकार के काम भी गवर्नमेंट वाली संस्थाओं के माध्यम से होता है। इट हेल्प्स इन एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इस प्रकार की संस्थाएं जो है एग्रीकल्चर और अदर जो दूसरे औद्योगिक विकास है या कृषि का विकास है, इसमें भी सहयोग प्रदान करता है। तो एग्रीकल्चर का विकास करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं? जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है। वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है। ये गवर्नमेंट वाली संस्थाएं हो गई, और उसके कार्य। इसके बाद हम लोग देखते हैं एजुकेशन। ठीक है ना। शिक्षा वाली संस्थाएं कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और दोज इंस्टीट्यूशंस व्हिच सीक टू सोशलाइज इंडिविजुअल्स in society or introduce them in formal ways into their social and cultural world। इसका मतलब क्या हो गया कि शैक्षिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो समाज में व्यक्तियों का समाजीकरण करता है। समाजीकरण करने का मतलब क्या हो गया कि समाज में आपका क्या रोल होगा, किस प्रकार से सामाजिक व्यक्ति के रूप में आपको जीवन यापन करना है, लोगों के साथ किस प्रकार से संबंध आपको बना के रखना है, तो इस चीज को सिखाने का काम ये शिक्षा वाली जो संस्था है वो करता है। ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि उन्हें औपचारिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया में प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप से समाज में पैदा प्रस्तुत करता है कि आपका रोल आपके समाज में इस प्रकार से होगा। ठीक है ना। एवरी न्यू जनरेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड ट्रेन्ड टू प्ले अ रोल इन सोसाइटी। ठीक है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जो भी नया जनरेशन आता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रिपेयर्ड एंड ट्रेंड, उनको तैयार हमें करना चाहिए, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए कि सोसाइटी में उनका कोई ना कोई भूमिका होना चाहिए। ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस रेफर्ड एज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सोशलाइजेशन बोला जाता है, सामाजिकरण बोला जाता है, कि आप समाज में जीवन यापन करने के योग्य बन गए हैं और आपका भूमिका ये होगा। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को सोशलाइजेशन बोलते हैं। और क्या वो commences informally at home and then formally
इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। और ये सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस इनफॉर्मली पहले आपको या किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार में मिलता है, देन फिर फॉर्मली औपचारिक रूप से ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे मिलता है शिक्षा। ठीक है ना, कि आपका क्या रोल होगा, उस रोल के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है। तो फैमिली में इनफॉर्मल रूप से, और इस प्रकार की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर फॉर्मल रूप से। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब क्या हो गया कि स्कूल्स वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह ठीक है ना, ये सब आपके कॉलेज वगैरह हो गया, ये सब आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हेल्प इन ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है ना, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है किस चीज में और सहायता प्राप्त प्रदान करता है लोगों को, ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की दिशा में काम करता है। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या फंक्शंस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के? हेल्प्स इन ऑक्युपेशनल प्लेसमेंट। ऑक्युपेशनल प्लेसमेंट मतलब कोई भी रोजगार उपलब्ध कराने में ये लोगों की मदद करता है। टू कंप्लीट सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार में पैदा होता है तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाती है। परिवार में सबसे पहले उसको शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आने के बाद ही होता है। रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ठीक है ना, लोगों के दृष्टिकोण में सुधार करने का काम करता है। अगर आप निगेटिव एटीट्यूड वाले हैं तो आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो ये रिफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। टू ट्रांसमिट द सोशल हेरिटेज मतलब क्या हुआ कि सामाजिक विरासत को प्रसारित करने का कार्य भी करता है। मतलब कल्चर, संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैसे वो ट्रांसमिट हो, ठीक है ना, इस दिशा में भी ये काम करता है। इट प्रमोट्स सोशल चेंज इन सोशल मोबिलिटी। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है ये। जो भी गलत चीजें अगर व्याप्त है उन चीजों को खत्म करके नई चीजें हम कैसे अपनाएं, सोशल मोबिलिटी। ठीक है ना, सामाजिक गतिशीलता, इस समाज एक जगह स्थिर होकर नहीं रह सकता, उसमें भी डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, तो ये सोशल गतिशीलता को भी बढ़ावा देता है। इट हेल्प्स इन एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ये एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, नई नई तकनीक का अंगीकरण करने में भी लोगों की मदद करता है, उनको उन तकनीकों के बारे में सिखाने का काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल इंस्टीट्यूशंस।